Hi student, how are you? Today in this lecture we are going to learn about physical properties of this alcohols and phenols. So physical property में मैंने जब आपको एचडी में पढ़ाया था इसके पहले वाले चैप्टर में तो भी मैंने बोला था कि दो तीन चीज़ें अपने को याद रखनी है. And what are 2-3 things for that I am going to explain you. First thing is what? That boiling point. First thing is that boiling point is directly proportional to molecular mass. Molecular mass. Second thing is that boiling point is directly proportional to van der Waal forces. Van der Waal forces. Or you can say that molecular mass that is directly proportional to van der Waal forces. Okay, तो ये दो बातें हैं और दो बातें और हैं. So what I'm saying, when you have to decide or when you have questions based on physical property of alcohol or phenol, then you have to remember these two things. That first, boiling point is directly proportional to molecular mass and boiling point is also directly proportional to van der Waal forces. इसका मतलब है कि molecular mass increase होगा तो boiling point increase होगा और जब molecular mass increase होता है तो van der Waal forces क्या होते हैं? Increase होते हैं. ठीक है. Next, third thing is what? Third is at a boiling point is that is हटा देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ये सब ऑलरेडी मैंने बताया, बस आपको फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. एंड फोर्थ वन, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन. तो मॉलिकुलर मास एंड वैन डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट will decrease. And next one is fifth, that is solubility is directly proportional to hydrogen bonding. Means as the hydrogen bonding increases, भाई किसी चीज़ को मैं solubility में वाटर में चेक कर रहा हूँ, इन वाटर. तो अगर मैं किसी कंपाउंड को वाटर में ऐड करता हूँ और वो ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, इसका मतलब है कि जो वाटर है वो आपके कंपाउंड के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा किसके साथ? जो आपने डिजॉल्व करा है, उतनी ज़्यादा उस कंपाउंड की क्या होगी? वाटर में सॉल्युबिलिटी. क्लियर बेटा? तो अब इसके बेस पे आप इसमें जो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी का पूरा पार्ट दिया हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूँ. ये दिया हुआ फिज़िकल प्रॉपर्टी का, उसको हम लोग आराम से, आप जब इसको पढ़ोगे आप वन बाय वन कि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. और ये कैसे होता है कि जब आप अल्कोहल लेते हो ROH, तो यहाँ पे देखो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव. फिर दूसरा अल्कोहल लिया आपने ROH, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव. तो इसको थोड़ा सा मैं इसको ये वाला पार्ट इसको नीचे कर देता हूँ और फिर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता हूँ. तो ये मैं मान लो मैंने कट कर दिया, यहाँ से हटा दिया. ठीक है. तो ये देखो आप ज़रा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके बीच में? H एंड O के बीच में. यहाँ पे मैंने R लगा दिया. ठीक है, R नीचे कर दिया. तो जितने भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो जब इनको आप वाटर में ऐड करोगे तो वाटर में भी ऐसे ही है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव. अब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव वाला क्या? नेगेटिव से.
तो वाटर मॉलिक्यूल के जो बीच का इंटरेक्शन रहेगा उसको ब्रेक करता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, ऐड डिज़ोल्व होते जाएंगे। फिनॉल में भी ऐसा ही है, क्योंकि फिनॉल में भी आपके पास क्या है, ये आपका हो गया फिनॉल और यहाँ पे O और यहाँ पे H, तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, आप इस टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, इस पैराग्राफ को पढ़ोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, तो आपको ये उसमें से जो उसका इसेंस होगा, दैट विल बी द मेन पार्ट जो होगा, what that boiling point is directly proportional to van der Waals forces, that is directly proportional to molecular mass. Boiling point is inversely proportional to branching, and boiling point is directly proportional to what, hydrogen bonding. और फोर्थ वन होगा solubility, that is directly proportional to hydrogen bonding. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो आप, तो ऑब्वियस है कि जिसमें OH बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी करा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन विच दे विच इज़ लैकिंग इन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन। उन्होंने बोला कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि अल्कोहल में पॉसिबल है। तो जो अल्कोहल में पॉसिबल है, फिनॉल में पॉसिबल है, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दे विल शो मोर क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बट ये हाइड्रोकार्बन में एंड ईथर में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास सेम कार्बन के अल्कोहल्स हैं, सेम कार्बन के दैट इज़ क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं और ईथर्स भी हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल्स का। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बाकी लोगों में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूलर मास। अगर सबके मॉलिक्यूलर मास बराबर है तो फिर क्या चेक करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या अगर आप में सब में देखा सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर है तो क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, और उसके बेस से बता देंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, और वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, या उसका जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये। ओके, नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये एग्जाम्पल देखो आप, इसमें देखो जरा, पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, मीथेनॉल। तो मीथेनॉल ये मैंने लिख दिया, फिर आपने लिख लिया प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब CH3 CH2 CH2OH। देन इथेनॉल, इथेनॉल में CH3 CH2OH। फिर ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल में CH3 CHOH CH2 एंड CH3। एंड देन ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये हो गया बेटा ब्यूटेन आपका 1 ऑल, मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किया है, और पेंटेन 1 ऑल, तो 1 2 3 4 5 OH। आप सब में देखो सबके पास OH है, एक ही OH है, एक ही OH है भाई। तो OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके पास OH है। किससे फ़र्क पड़ेगा फिर, मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूलर मास को चेक करेंगे तो सबसे कम किस में मॉलिक्यूलर मास होगा, इसमें। फिर देखो आप यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो सबसे कम यहाँ पे हो गया। फिर इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, फिर 3 कार्बन का ज़्यादा है। अब 3 कार्बन के बाद यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH अटैच है, तो ब्रांचिंग, तो यहाँ पे ब्रांच बन गया, ब्रांचिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच बन गया और यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल है, तो ये ज़्यादा होगा, ये उससे कम होगा। तो अगर इसको मैं 4th कर लूँ और इसको मैं 5th कर लूँ, और तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, 6 में। तो एक ऑर्डर बना दूंगा, कौन सा ऑर्डर, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रब करता हूँ और यहीं पे नंबरिंग कर देता हूँ, पेंटेन को
पेंटेन को मैंने फर्स्ट ले लिया, वन ऑल को, बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। ब्यूटेन वन ऑल को मैंने सेकंड पोजीशन दे दिया, इसको थर्ड, नंबरिंग कर रहा हूँ मैं जस्ट, ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स। तो सबसे कम किसका होगा बेटा? सबसे कम होगा, कौन सा ऑर्डर में लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब सबसे लेस टू या लोअर टू हायर में जाना है। तो सबसे कम 6 का होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा? इथेनॉल, मतलब फोर्थ का। उससे भी ज़्यादा किसका होगा? प्रोपेन 3 वाले का, फिफ्थ वाले का। फिर ब्यूटेन, हाँ अब ब्यूटेन 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 में 2 हैं, 1 ऑल 2 ऑल, तो 2 ऑल का कम होगा थर्ड वाले का, और 1 ऑल का ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ब्रांचिंग नहीं है। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? पेंटेन का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। ये ऑर्डर मैंने बना दिया, वहाँ पे मैंने आपको अलग से बताया था। तो ये ऑर्डर क्लियर हो गया। तो ऐसे आप दूसरे वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, देख लिया आपने। तो ऐसे आप ये सेकंड वाला भी अपना ट्राई कर सकते हो, सेकंड वाले को भी ट्राई कर लो आप कि ये कैसे सॉल्व करूँगा मैं। ओके ओके गुड। हाँ नेक्स्ट देखो आप, केमिकल रिएक्शन। तो अगर केमिकल रिएक्शन पढ़ना हमें अल्कोहल एंड फिनॉल का, तो 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता ही क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, जो डोनेट कर सके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। सो योर अल्कोहल कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज दैट इज कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का भी बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ बेटा कि जैसे ये आप यहाँ पे ले लो, ये देखो यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है ROH, तो इसमें लोन पेयर है, यस। अब ये लोन पेयर और सामने आपके पास एक कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, कार्बोकैटायन है। तो अब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, यस डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब जब भी डोनेट कर दिया उसने, अब उसने डोनेट कर दिया तो क्या होगा? ये जो RO और इसके साथ H अटैच है और ये C, इसके पास 4 बॉन्ड हो गया और यहाँ पे प्लस चला आएगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, देखो आप। अब डोनेट क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है दैट इज गोइंग टू बिहेविंग एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव कर रहा है और O के पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद आपको फाइनल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मिल जाता है, ROH और H प्लस रिलीज हो जाता है। तो इस केस में, इस पूरे केस में जो आपने पढ़ा, जो आपका अल्कोहल है वो कैसे बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जिसमें अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है केमिकल रिएक्शन में, और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिसमें अल्कोहल आपका कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो देखते हैं। तो जब आपका अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल विल रिएक्ट लाइक व्हाट? व्हेन अल्कोहल विल रिएक्ट लाइक विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे पहले क्या होता है? इसका प्रोटोनेशन होगा। फिर से जब आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो अपना वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा जो उसके पास है, ऑक्सीजन के पास। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब तब वो प्रोटॉन को पहले एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जैसे ये मैं आपको दिखा दूं, RCH2OH। अब अगर मैंने इसमें H प्लस ऐड कर दिया बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? RCH2OH2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस। अगर यहाँ पे प्लस है, इस ऑक्सीजन के पास प्लस है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर से विड्रॉ करेगा यहाँ से, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी ये अल्कोहल जो था जिसमें ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया, उसकी वजह से कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से आपने उसको प्लस दे दिया है, तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, और R के पास क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये R के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो फिर कोई बेस या न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल और इस पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, जैसे यहाँ पे उन्होंने शो किया है, देखो आप। ये देखो, पहले उसने एक्सेप्ट किया है और ये बन गया है। फिर Br- एक न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करता है, कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। OH2 उन्होंने शो किया ना, OH2 प्लस, तो वो OH2 प्लस में प्लस किसके पास है? ये जो प्लस है ये ऑक्सीजन के पास है बेटा। किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। फिर आपका ये H2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो कहने का मतलब ये है
कि इस फर्स्ट वाले केस में व्हेन अल्कोहल इज बिहेविंग लाइक न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखो ना, इस केस में यहाँ पे ब्रेक हुआ तभी तो H+ मिला ना आपको। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, कौन, अल्कोहल जब आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पूरा H2O बाहर जा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास जो अल्कोहल है जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये वाला RO बॉन्ड या CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसमें दो तरह के बॉन्ड ब्रेक होते हैं अल्कोहल में, एक OH बॉन्ड ब्रेक होता है और एक CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसके बेस पे आप दो रिएक्शन पढ़ोगे। ठीक है, अल्कोहल में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है और ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जब OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका मतलब वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और जब CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपका अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। तो ये थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लेना इसको। ओके बेटा, चलो तो नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, सो व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी और एसिडिक नेचर, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो एसिडिटी का मतलब होता है बेटा ROH है। तो ये जो आपका अल्कोहल है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, H+ आयन इन वाटर। भाई एसिडिक नेचर क्या होता है कि जब आपके पास कोई कंपाउंड हो और वो वाटर में उसको मैं ऐड करूँ और वो H+ रिलीज कर दे, तो दैट इज नोन एज एसिड। तो आपके पास अल्कोहल है, आपके पास फिनॉल है, दे आर एसिडिक इन नेचर, इट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। सिंपल सा मतलब है, कोई भी कंपाउंड एसिडिक इन नेचर है इन वाटर तो इसका मतलब है वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, H+ आयन। अगर वो वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था ना, तो यहाँ पे अल्कोहल, मैं वाटर में बोल रहा हूँ, बहुत सारे हैं कि भाई वो उसके पास H+ नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो भी वो एसिड हो सकता है, बट यहाँ पे वो नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे वाटर में बोला जा रहा है। तो वाटर में कोई कंपाउंड एसिडिक कभी होगा जब वो H+ रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल और फिनॉल है दे कैन प्रोड्यूस व्हाट, H+ आयन इन वाटर, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। तो आप मुझे बताओ जरा, तो क्या अभी हम पानी में जाएंगे और हमने बीकर लिया उसमें अल्कोहल डाला तो हम क्या देख सकते हैं क्या हाइड्रोजन को, यार यार ये हाइड्रोजन दिख रहा है, चलो निकाल लेता हूँ, इसने तो हाइड्रोजन H+ प्रोड्यूस कर दिया, अब तो मुझे दिख रहा है H+, तो हमें H+ नहीं दिखता। ठीक है, हमें H+ नहीं दिख रहा वाटर में, न तो हमें अल्कोहल जब हमने हाथ में लिया या फिनॉल हमने ये हाथ में लेके उसको ऑब्जर्व करा तो उसमें H नहीं दिख रहा है हमें, तो हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन उनके पास है, O से अटैच है। उसके लिए आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप अल्कोहल में क्या डालोगे, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम। तो जब आप अपने अल्कोहल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम ऐड करोगे तो एक गैस रिलीज होगी दैट इज हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस का जो वो रिलीज होती है, वो जो हमने एक पाइप लगा के उस पूरे बीकर में जो सेटअप रहता है, जो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप रहता है, उसमें एक पाइप लगी होती है उस बीकर के अंदर पूरा। तो उसमें से जब हाइड्रोजन गैस बाहर आती है या जब गैस बाहर आती है तो हमें कैसे पता चलता है, उसके पास हम क्या करते हैं, उसको मैच बॉक्स से उसको वहाँ पे जलाते हैं, और अगर वो गैस जल गई तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंफर्म हुआ कि जो हमारे पास अल्कोहल था जब हमने इसमें सोडियम मेटल ऐड किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, इसका मतलब है अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच हो, नाइट्रोजन से अटैच हो या फ्लोरीन से अटैच हो। तो इस केस में किससे अटैच होगा अल्कोहल में या फिनॉल में, ऑक्सीजन से। सो ऑन एडिशन ऑफ सोडियम मेटल in alcohol there is a release of hydrogen gas which confirms the presence of acidic hydrogen or hydrogen which is bonded to oxygen. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये उन्होंने आपके लिए, देखो मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो जब आप अल्कोहल को में सोडियम डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड का मतलब होता है बेटा ये RO, ये जो ग्रुप है इसका नाम है अल्कोक्साइड। अगर इसमें सोडियम ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, सोडियम अल्कोक्साइड। पोटेशियम ऐड कर दोगे तो पोटेशियम अल्कोक्साइड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखो आप जरा, तो ये सोडियम अल्कोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। ऐसे आप कोई ले सकते हो, कोई भी अल्कोहल, फिनॉल भी ले सकते हो आप, ये देखो आप फिनॉल भी ले सकते हो, तो फिनॉल में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है,
और हाँ, अब ये एसिड की तरह है, ये एसिड है, तो अगर ये एसिड की तरह है तो क्या इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है? यस। तो सोडियम मेटल डालने से कंफर्म होगा कि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। फिर अगर आप इसमें बेस डालोगे तो क्या मिलेगा आपको? वाटर रिलीज होगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? जैसे फिनॉल है तो क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। देखो आप जरा भाई, ये 1 मिनट, ये आपके पास फिनॉल है, ठीक है, ये मैंने बना दिया फिनॉल। अब इसमें अगर मैं सोडियम मेटल ऐड करता हूँ या NaOH ऐड करता हूँ तो क्या होगा? इधर से H और इधर से OH बाहर हो गया, और आपको मिला क्या? Na, N प्लस H2O, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है आपको, तो ये सॉल्ट हो गया आपका। दिस इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। आपको इस अब चैप्टर में बार बार ये सुनने को मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। तो फिनॉल से क्या बनता है? फिनॉक्साइड। और अल्कोहल से क्या बनता है? अल्कोक्साइड। ओके, तो ये देखो आप, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ, अब ये तीसरी बात, अब ये कंफर्मेशन सब टेस्ट चल रहा है। आपने सोडियम मेटल ऐड करके पता कर लिया भाई हाइड्रोजन अटैच है, वो एसिडिक इन नेचर है। फिर फिनॉल में NaOH डाल के आपने सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ ही अब ये दिखा ना उसने कि द अबव रिएक्शंस, यहाँ पे देखो, द अबव रिएक्शंस शो दैट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, and alcohols and phenols are Bronsted acids, that is they can donate a proton to stronger base. Bronsted acid याद आया? Bronsted acid and bases, they Bronsted acids are what? Proton donors. तो जो भी प्रोटोन डोनेट करता है, H प्लस रिलीज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड। और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट था ना, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि वो जब आप अल्कोहल और फिनॉल में, ये देखो आपके पास अल्कोहल और फिनॉल है, ये एसिड लिखा हुआ है क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है। तो अल्कोहल आपके पास है ROH, तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये बेस इस H प्लस को बाहर करके ले जाएगा, और बाहर करके ले जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? भाई ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। तो बेस किस में कन्वर्ट होगा बेटा? एसिड में। और एसिड किस में कन्वर्ट होगा? बेस में। याद आया ना? एसिड बेस के रिएक्शन से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है मुझे? बेस किस में कन्वर्ट होता है? H प्लस। ये H प्लस खाने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? कॉन्जुगेट एसिड में। और आपका जो एसिड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? कॉन्जुगेट बेस में। तो यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि जो मेरा अल्कोहल है, जो अल्कोहल है उसका जो कॉन्जुगेट, ये दिख रहा है अल्कोहल का, ये अल्कोहल है, तो इसका कॉन्जुगेट, ये अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा? H हटा दो, RO माइनस, RO माइनस। सो दिस इज द बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस अल्कोहल विच इज बिहेविंग एज एन एसिड। ओके, गेटिंग द पॉइंट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, छा गए आप लोग। नेक्स्ट, अब भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम एसिडिटी ऑफ व्हाट? फिनॉल्स। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स ऑल्सो। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये अल्कोहल है ROH, सो जब मैं इसको वाटर में बेटा ऐड करूँगा, सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस RO माइनस एंड प्लस वॉट? H प्लस। तो क्या इतना ईजी है कि ये फटक से ब्रेक होगा H प्लस? और आप तो कोई भी कंपाउंड इतना ईजी तो है नहीं कि ये इतना ईजिली ब्रेक हो जाएगा और आपको H प्लस मिल जाएगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक है बट वो ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? H प्लस आयन। ध्यान देना, कोई भी कंपाउंड को मैं वाटर में ऐड कर रहा हूँ तो वो H प्लस रिलीज कर रहा है, तो एक हो गया, क्लियर हो गया कि भाई ये एसिड है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि वो एसिड है। अब हमें क्या पता करना है कि जो आपका एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किस पे डिपेंड करता है? अगेन व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? H प्लस आयन। सो अगर मेरे पास अल्कोहल है एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन इन वाटर, सो दैट इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड, चाहे वो अल्कोहल हो या फिनॉल हो, वो कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और ये H प्लस आयन कैसे निकलने वाला बेटा? ये H प्लस आयन अगर आपके पास ROH है और ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है तो कैसे प्रोड्यूस करेगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा? ये बॉन्ड, OH बॉन्ड ब्रेक होगा।
और OH बॉन्ड ब्रेक होने के लिए इसके साथ H प्लस के साथ क्या मिल रहा है, देखो RO माइनस। तो अब देखो, अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड में होगा कि बैकवर्ड में। मैंने आपको इक्विलिब्रियम का बताया, मैं इसको फिर से रब करके फिर से बताता हूँ आपको कि अगर मेरे पास ये अल्कोहल है और ये अगर ब्रेक होता है तो ये RO माइनस प्रोड्यूस करेगा और H प्लस, जितना ज़्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा उतना एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये देखो, ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम ये आगे है या ये थोड़ा सा पीछे है। मतलब अगर ये डायरेक्शन इधर फॉरवर्ड में ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो फॉर्म हो रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। भाई ज़्यादा स्टेबल का मतलब RO माइनस और H प्लस दूर दूर है, वो फिर से एक दूसरे के पास नहीं जाने वाले, क्योंकि फिर से जाएंगे तो फिर से ये बन जाएगा, तो एसिडिक नेचर कहाँ रह गया। तो कम से कम H प्लस प्रोड्यूस होगा ना। तो अगर ये वाला एरो, ये देखो ये एरो, कलर चेंज कर दूँ बेटा मैं, हाँ कलर चेंज करता हूँ, ये एरो देखो, ये अगर इस डायरेक्शन में है इसका मतलब है कि ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा H प्लस मिल रहा है, और ये भी स्टेबल है तो H प्लस ज़्यादा मिल गया, H प्लस ज़्यादा मिल गया। तो अब क्या होगा, ये जो अल्कोहल है वो ज़्यादा एसिडिक है। बट इन अगर 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 आपका ये एरो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसे आ गई कि फॉरवर्ड में थोड़ा सा है और बैकवर्ड में ज़्यादा है, पहला कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन होगा, तो फिर क्या होगा, अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा। और दूसरे कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड में RO माइनस और क्या H प्लस। तो अगर ये फॉरवर्ड में कम है एरो का साइज़ और बैकवर्ड में ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि जो ROH है ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है ये H प्लस कम से कम मिल रहा है, और H प्लस कम से कम मिलेगा तो फिर क्या हो गया, मतलब अल्कोहल क्या है, कम एसिडिक है। एसिडिक है बट कम है, जो उसका स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक और कम एसिडिक है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस RO माइनस। RO माइनस मैं इसको कट करता हूँ फिर से। तो ये जो RO माइनस है ना बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ROH से जो आपका ये RO माइनस निकला है वो इम्पॉर्टेंट है, RO माइनस। और उस RO माइनस का नाम आपको पता ही है, दैट इज़ नोन एज अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अल्कोहल आपका क्या होगा, एसिडिक। क्योंकि अगर ये स्टेबल होगा तो ये H प्लस से रिएक्शन नहीं करेगा, फिर से इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, और जब वो H प्लस से कॉम्बिनेशन नहीं करेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, तो अल्कोहल उतना ज़्यादा आपका एसिडिक होता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा सोचो, अभी सोचो जरा कि मेरे पास एक अल्कोहल है, ये RCH2OH, और मेरे पास दूसरा अल्कोहल है RCHROH। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, RCH2O माइनस H प्लस, और बेटा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, RCHR एंड O माइनस एंड H प्लस। ओके, तो अब देखो जरा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इस कार्बन के पास एक आपने अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से और नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बढ़ेगा, रिपल्शन। और आपको पता है कि जब रिपल्शन इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर आपके पास इस C के पास R, इस कार्बन से अगर R अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये CH के पास तो दो R हो गए, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन को ज़्यादा रिपल्शन फील होगा और वो कम स्टेबल होगा, मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं मतलब दोनों में दोनों का एसिडिक नेचर कम है, बट सबसे कम किसका होगा, इसका। बात समझ में आई कि अगर आपके पास जो कार्बन है जिससे आपका OH अटैच है, उससे जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी उसकी एसिडिक, उतना उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसकी वजह से जो अल्कोक्साइड है वो लेस स्टेबल हो जाता है, और जब लेस स्टेबल होता है तो उसकी वजह से H प्लस आयन क्या होते हैं, कम प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वो लेस स्टेबल का मतलब इसके साथ ज़्यादा रिएक्शन करेगा। और इक्विलिब्रियम किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। बात क्लियर हुई।
मैं फिर से इसको रब कर देता हूँ कि अगर आपके पास अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे देख लो आप, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, तो जिस कार्बन से आपका OH अटैच है उससे जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना उसका एसिडिक नेचर कम होगा। फिर से मेरे पास अल्कोहल है और अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है मेरे पास? प्राइमरी अल्कोहल, सो दैट विल बी मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों बेटा? क्योंकि इस कार्बन से जिससे आपका OH अटैच है उससे जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना उसका अल्कोक्साइड क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। अल्कोक्साइड याद आया? याद आया? तो प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी से ज़्यादा क्या है? एसिडिक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में R ग्रुप कम अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होंगे अल्कोहल में, ज़्यादा अटैच होते चले जाएंगे तो उसका एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे तो क्या होगा? फिर इंक्रीज होता चला जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट मान लो। बात समझ में आ रही है? पक्का? ये मैं क्लियर कट बोल देता हूँ कि आपको क्लियर हो गया ये। हाँ, क्लियर कट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया, फिर आप बताना कि कितना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ओके, तो ये आपको एसिडिक नेचर वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें ये पढ़ोगे, जब आप इसको पढ़ोगे तो वही आपको बताएगा वो कि ये पूरा एक्सप्लेन जो मैंने बोला उसने लिख दिया है। एक आपको बता दूं फिनॉल का। तो फिनॉल में क्या होता है बेटा? ये देखो, फिनॉल में भी सेम है, ये OH है, अब इसको मैंने वाटर में ऐड किया तो क्या होगा बेटा? ये मिलेगा मुझे O- और क्या? H+। तो फिर से ये H+ रिलीज कर रहा है तो ये एसिड है, बट वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? दिस फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, आपका फिनॉक्साइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना आपका फिनॉल क्या है? एसिडिक होगा। तो फिनॉक्साइड आयन तो स्टेबल ही है। ठीक है, अब ये आता है कि भाई फिनॉक्साइड आयन अगर स्टेबल है, अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है तो क्या मैं अल्कोहल से कंपेयर कर सकता हूँ? यस। चलो अब अल्कोहल से इसको कंपेयर कर लेते हैं। मेरे पास ये अल्कोहल है, ये मेरे पास अल्कोहल है बेटा, ROH। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? ये प्रोड्यूस करेगा RO- और H+। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे पता है फिनॉल और अल्कोहल दोनों एसिडिक हैं, तो ज़्यादा एसिडिक कौन है? जैसे अल्कोहल में सब में कंपेयर कर लिया, अब फिनॉल और अल्कोहल का कंपेयर करेंगे, और ये फिनॉल जो है बेटा दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस फिनॉक्साइड आयन O- एंड H+। अभी हमने ऊपर बातें की कि कोई भी जो एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होगा कि कम एसिडिक होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस अल्कोक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड आयन। तो अगर अल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा तो अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिनॉक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप बता दो, यहाँ पे आप देख के मुझे बता दो, अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में ज़्यादा स्टेबल कौन है? फिनॉक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में बेटा, ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। आपको पता है रेजोनेंस वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन से। ड्यू टू दिस फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, much more acidic than alcohol. Why? Phenols are more acidic than alcohols. Why? Because phenols forms phenoxide ion and alcohols form alkoxide ion. Since phenoxide ions are resonance stabilized, so they produce greater concentration of H plus ion, which is not possible in case of alkoxide. अल्कोक्साइड में देखो जरा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, बट क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये तो अल्केन है ना, अल्काइल ग्रुप का मतलब यहाँ पे CH3 होगा या CS2CH3 होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। बट ये रेजोनेंस पॉसिबल है तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो गया। मैंने बोला था आपको कि आपके पास जो अल्कोक्साइड बनेगा, आपका जो अल्कोक्साइड होगा और आपका जो फिनॉक्साइड होगा, इन दोनों में ज़्यादा जो स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इससे क्या बनता है? ये इधर से लिया मैंने और ये फिनॉल से लिया मैंने,
तो आप मुझे, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है बेटा? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? पक्का? देखो यहाँ पे उन्होंने इसका कंपैरिजन किया है, ये देखो ये कंपैरिजन हुआ है, फिर यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने। तो आप एक बार इसको पढ़ लो, फिर देखो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था रेजोनेंस कैसे होगा, ये तो आपको आता ही है। तो कितनी बार मैंने बताया आपको, HDA वाले में बताया था, उसके पहले ही बताया था जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी। तो ये देख लो आप। इसके बाद हाँ, मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिया है। अब मुझे क्लियर हो गया फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और दो तीन बातें मुझे याद रखनी है। फर्स्ट देखो ज़रा कि अगर मेरे पास ये फिनॉल है, मेरे पास ये भी फिनॉल है, मैं OH ऐड कर देता हूँ भाई, नहीं तो बोलेंगे सर किस सर अभी बेंजीन बना रहे हैं और बता रहे हैं कि फिनॉल है। ये भी फिनॉल है, अभी तो फिनॉल है ना। अब इस फिनॉल में मैंने ऐड कर दिया बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इस फिनॉल में ऐड कर दिया मैंने, इस फिनॉल में ऐड कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये फिनॉल। अब मुझे कंपेयर करना है कि भाई फिनॉल तो है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हो, तो मुझे क्लियर है। बट अगर मेरे फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और मेरे फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब मैं फिनॉल से उसको कंपेयर करूंगा तो ज़्यादा एसिडिक कौन आएगा, ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस वन। मतलब फिनॉल विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल बी मोर एसिडिक देन व्हाट, फिनॉल, एंड फिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन फिनॉल कंटेनिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको कट करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बेटा ये आपके पास फिनॉल है और यहाँ पे आपने दिया है NO2 ग्रुप, और ये देखो आपके पास ये फिनॉल है, इसमें आपने कुछ ऐड नहीं किया अभी, तो ये भी H+ प्रोड्यूस करेगा, यस, और ये भी H+ प्रोड्यूस करेगा। बट जिसमें ज़्यादा H+ प्रोड्यूस होगा वही तो ज़्यादा एसिडिक होगा ना। अब देखो ज़रा, अब इसको देखना, मैं हटाता हूँ ये H+ हटा देता हूँ। तो देखो कलर चेंज करके, ये जब जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, किधर से? रिंग से विथड्रॉ करेगा। रिंग कहाँ से करेगा? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कहाँ से करेगा? हाइड्रोजन से। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। बात समझना कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, कहाँ से? रिंग से। रिंग कहाँ से करेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से करेगा? हाइड्रोजन से। तो ये बॉन्ड जो OH बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक होगा, मतलब ज़्यादा H+ प्रोड्यूस होगा। इस केस में ज़्यादा H+ प्रोड्यूस होगा, ग्रेटर H+ प्रोड्यूस होने वाला है। बट यहाँ पे भी आपके पास OH है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये तो नॉर्मल H+ प्रोड्यूस ही कर रहा है। बट जैसे आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप अटैच करोगे बेटा? जब आप फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे, NO2 लाइक ग्रुप अटैच करोगे, तो जो ये OH वाला बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन और OH का जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और OH का जो बॉन्ड है, ये रब कर रहा था मैं, फिर से आ गया ये, सॉरी। हाँ, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा। जब ये ईजिली ब्रेक होगा तो ज़्यादा H+ प्रोड्यूस होगा। तो अगर आपके पास फिनॉल है और इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो वो विथड्रॉ करेगा बेंजीन से, ये ऑक्सीजन से, इसकी वजह से ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा, ज़्यादा H+ मिलेगा। ठीक है, इसके बेस पे देखो ये उन्होंने ये दिया है आपको, ये पूरा ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एक क्वेश्चन तो पक्का जाता है इसमें कंपैरिजन पे। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरा, मेटा। तो पैरा का सबसे कम है, देखो PK, याद है ना, जिसमें H+ ज़्यादा होता है, आपको भूल गया होगा मुझे लगता है, मैंने ये सब बताया था। सो ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, हाँ, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa से pH होता है ना, वैसे ही ये क्लियर किया था मैंने। H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो Ka कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड, वो ज़्यादा होगा, तो pKa क्या होगा? फिर कम होगा। तो pKa जिसके लिए कम होता है उसके लिए H+ क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हमेशा वो जो एसिडिक नेचर होता है वो किसके बेस पे हम लोग करते हैं, चेक करते हैं pKa वैल्यू का। ये इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था आपको। सो ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, व्हाट? स्ट्रॉन्गर द एसिड। याद आया अभी? हाँ, याद आ गया होगा आपको। तो 7.1 है, जिसका सबसे कम है, देखो इसका सबसे कम है, तो ये ज़्यादा क्या है? एसिडिक है। फिर थोड़ा सा ये
कम एसिडिक है, तो pKa जिसका ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो अगर मैं पैरा, ऑर्थो और मेटा में कंपेयर करूँ तो आप देख लो यहाँ पे, ऐसे फिनॉल का देख लो, फिनॉल का 10 हो गया, तो ये जो नाइट्रो वाले हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक है। फिर जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर रहे हो, देखो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, पे पोजीशन पे क्रिसॉल, क्रिसॉल पता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा कौन सा, OH के साथ क्या अटैच है, CH3। तो CH3 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, रिंग को डोनेट करेगा, रिंग किसको करेगा, O को करेगा। तो O को, अब O के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो उसको H के इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज़्यादा नहीं है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, होगा ब्रेक लेकिन कम अमाउंट में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? टाइम हो रहा है और इसकी वजह से, हाँ अब ये लास्ट वन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग, 1 minute, arrange the following compound in increasing order of their acid strength: propane 1-ol, 2,4,6 trinitrophenol, 3-nitrophenol, 3,5 dinitrophenol, phenol 4 फिनॉल एंड 4 मिथाइल तो क्लियर है कि अब ये देखो, ये पहला वाला जो बनता है वो अल्कोहल है, तो सबसे कम होगा। अगर इसको मैं फर्स्ट ले लूँ, इसको सेकंड ले लूँ, इसको थर्ड ले लूँ, इसको फोर्थ ले लूँ, और इसको फिफ्थ ले लूँ, और इसको सिक्स्थ ले लूँ। ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दी सबकी। तो प्रोपेन 1-ol तो सबसे कम होगा क्योंकि वो अल्कोहल है, फिनॉल से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अब फिनॉल में देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, मतलब ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच है, सबसे बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। फिर यहाँ पे 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर यहाँ पे 3,5, मतलब यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 1 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है, और इसके बाद यहाँ पे 5वें पोजीशन पे ओनली फिनॉल है, और 6ठे पोजीशन पे 4 मिथाइल फिनॉल है, 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिनॉल में मिथाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सबसे कम तो अल्कोहल का होगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 6 का, क्योंकि उसमें क्या है, फिनॉल में मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है। इससे ज़्यादा किसका होगा, फिनॉल का, 5th पोजीशन का। और अब आपके पास देखो दूसरे, तीसरे और चौथे पोजीशन पे क्या है, आपके पास फिनॉल है, बट दे आर कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 3 वाला नाइट्रो वाला, फिर 1, फिर 2। तो अब मैं कौन सा ऑर्डर में कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। सबसे कम इसमें 1 में है, फिर उससे ज़्यादा 6 में है, उससे ज़्यादा 5 में है, अब इससे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें 1 नाइट्रो ग्रुप होगा, तो दैट इज़ थर्ड वाले का है। फिर उससे ज़्यादा कौन होगा, 4th, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, 2। तो आप स्ट्रक्चर बना के आप उसको चेक कर सकते हो। अब ऐसे आप लिख लेना बुक पे और इसको सॉल्व करके देखना, फिर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, तो अब इसको रब कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये आज के लिए है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एस्टरीफिकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आप लास्ट वाला वीडियो भी मैंने बहुत ही 85 लोगों ने प्रेजेंस दिखाया था, अपना अटेंडेंस शो दिया था, और केवल 58 लोगों, 2 दिन के बाद भी 58 या 60 लोग ही देख पाए इसको। तो प्लीज़ आप वीडियो तो देखिए यार, टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो आप पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो, तो और भी बातें होंगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेस लेक्चर and enjoy the chemistry lecture, and I hope you guys are studying